नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा से। राजस्थान विधानसभा में अनुदान मांगों पर जो चर्चा हुई उसका पहला दिन कैसा रहा और क्या कुछ खास रहा, हम बात बताएंगे मुद्दे की। सामाजिक न्याय अधिकारिता, सोशल जस्टिस और जनजातीय क्षेत्र विकास को लेकर के चर्चा हुई है और उसी चर्चा में हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट जिन लोगों ने किया वो हमारे साथ में है। हमारे साथ कांग्रेस से डूंगर राम गेदर जी हैं, बीएपी से थावर चंद जी हैं और महेंद्र पाल मीणा जी भाजपा से हमारे साथ में हैं। जी थावर जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आप उस जनजातीय क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, वहां के रहने वाले हैं और सदन में चर्चा चल रही है। तो पहला तो सवाल मेरा यही होगा आप लोगों से कि कोरम भी पूरा नहीं है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा चल रही है। अगर कहूं तो आदिवासी क्षेत्र के विधायक भी पूरे नहीं है। सबसे पहले तो आपको चैनल को मेरी ओर से जोहार। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास पे भी और समाज कल्याण विभाग पे भी। और मैं मानता हूं कि दोनों ही सरकारों ने बारी बारी से राज तो किया, लेकिन इस जनजाति की तरफ देख नहीं पाए। धीरे धीरे यहाँ से की ओर गया और मूलभूत सुविधाओं के लिए आदिवासी आज तरसता है। लेकिन आज राजस्थान के सबसे बड़े इस पवित्र महापंचायत और सबसे बड़े सदन के अंदर ये चर्चा हो रही है आदिवासियों पे, दलित पे, तो मुझे लगता है कि गंभीरता से सारे लोगों को सुनना चाहिए, उनके उत्थान के लिए सोचना चाहिए। परंतु आज खेद है मुझे कि दोनों ही दल के लोग इस सदन के अंदर पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। तो आज उनके हमारे प्रति गंभीरता नहीं है या हमारे प्रति वो सोच नहीं पा रहे हैं। आपके भी आधे ही साथी रुके, 4 में से 2 ही रुके वहां पे। जी, हमारे 2 साथी महापक्ष लॉबी में है, अन्य विषय की तैयारी में है, इसलिए वो हमारा कोई भी साथी समय पर यहीं उपस्थित रहता है, कभी नहीं जाता है। चलो खैर, चर्चा कैसी रही, क्या अपेक्षा करते हैं इस चर्चा से, क्या निकलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं उस इलाके से आता हूं जहाँ जमीनी हकीकत से मैं वाकिफ हूं और मेरा जीवन जो है वो ऐसे ही मिट्टी से संघर्षों से निकला हुआ है। तो हमें वहाँ के एक एक आदिवासी की, दलित की, माइनॉरिटी की, ओबीसी की हर एक विषय को, हर एक बात को गंभीरता से और नजदीक से देखा हुआ है। तो वहाँ पर जो पलायन हो रहा है, वहाँ पर जंगलों को लूटा जा रहा है। बड़ा विषय ये है कि आदिवासी एरिया के डेवलपमेंट के नाम पर पैसा दे रहे। आदिवासी एरिया के डेवलपमेंट के नाम से नहीं चाहिए, आदिवासियों के डेवलपमेंट के नाम पर पैसा चाहिए। यह बड़ा विषय है। यदि आदिवासी एरिया के नाम पर डेवलपमेंट करेंगे तो आदिवासियों की जमीनें लूटी जाएगी, आदिवासियों की संस्कृति खत्म हो जाएगी, आदिवासियों की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ेगी। और अगर आदिवासियों का डेवलपमेंट करोगे तो आदिवासी समझ जाएगा मेरा विकास मुझे कैसे करना है। थावरचंद जी, अगर जगह का डेवलपमेंट होगा तो क्षेत्र के रहवासियों का डेवलपमेंट अपने आप होगा। आप कैसे चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं आदिवासियों का डेवलपमेंट हो? मैं ये चाहता हूं कि आदिवासियों के नाम पर जो विकास का पैसा आता है उसको सबसे ज्यादा शिक्षा पे खर्च किया जाए, स्वास्थ्य पे खर्च किया जाए, रोजगार पे खर्च किया जाए और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए खर्च किया जाए। साथ साथ में एक और बात कहना चाहूंगा, जहां से ये मंत्री जी हैं उसी जाड़ोल के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है। आज सबसे ज्यादा अगर कुपोषण का शिकार बच्चा मिलेगा वहीं से, महिलाओं को बेचने का मामला मिलेगा वहीं से, और सबसे ज्यादा यदि कोई, आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले अखबारों में खबर छपी थी कि 3-3, 4-4 माह के बच्चों को बेचा जा रहा है दिल्ली, गुजरात के अंदर। ऐसा कौन होगा जो 9 माह पेट में पालने वाली माँ जो 3 महीने के बच्चे को भूख के लिए क्यों बेचेगा? तो ये स्थिति है। चलिए मैं वापस लौटूंगा, महेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। महेंद्र जी, समाज कल्याण और जनजातीय विकास दोनों की चर्चाएं हैं, आपने भी पार्टिसिपेंट किया। कुछ पार्टी लाइन से अलग हट करके मुद्दे, कुछ आप पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं। सदन में जो चर्चा हो रही है उसको लेकर के क्या कहा जाए, क्या मानना आपका? देखिए, सदन में बहुत ही गंभीरता से आदिवासियों के लिए, ST SC के लिए अच्छी चर्चा हो रही है और सरकार शुरू से ही आदिवासियों के लिए गंभीर है और आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार ने बजट में भी बहुत अच्छा बजट रखा है। एकलव्य महाविद्यालय, शहरी छात्रावास और पहले कई गुना ज़्यादा बजट बढ़ा के दिया है सरकार ने। और अभी हम, मेरे से पहले वक्ता बता रहे थे कि आदिवासियों के लिए शिक्षा पे खर्च करें। शिक्षा पे अगर आप जाओगे आदिवासी क्षेत्रों में तो वहाँ एक अलग से TADA का जो बजट होता है वो सरकार स्पेशल वहाँ बजट पर खर्च करती है और वहाँ अच्छे छात्रावास, अच्छी स्कूलें बन रही है। यह जो बता रहे, जो जिनकी जो शिकायत है, वह शिकायत पिछले कांग्रेस सरकार को टाइम की है। उन्होंने आदिवासियों के वोट बैंक के रूप में देखा, आदिवासी कोई विकास नहीं किया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से आदिवासियों पे विशेष फोकस करके आदिवासी उत्थान में काम करती रही है। समाज कल्याण की भी बात की जा रही है, समाज कल्याण की बात आजादी के इतने साल बाद भी कर रहे हैं और वही सवाल खड़े हो रहे हैं। समाज कल्याण के मामले में भी बिल्कुल सरकार अच्छा काम कर रही है। आप आंकड़े देखिए, पहले आंकड़े क्या थे, आज आंकड़ों में दिन और रात का अंतर है। जिसमें चाहे छात्रवृत्ति हो, अब स्कूटी वितरण हो, कल भैंस में आरोप लगा रहे विपक्ष की स्कूटी नहीं बांटी,
लेकिन हमने 35,000 से ज्यादा स्कूटियां बांट के एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसलिए आरोप लगाना तो आसान, लेकिन जमीन पे काम करना ये बीजेपी की सरकार जो बीजेपी जमीन पे काम करती है और उसको आदिवासी कल्याण के लिए, उत्थान के लिए काम करती है। चलिए महेंद्र जी और थावरचंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। मैं डूंगर राम जी के पास में जाना चाहूंगा। गेदर साहब, आपने सुना महेंद्र जी भी कह रहे हैं कि कमियां जो गिनाई जा रही हैं वो कांग्रेस के वक्त की हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जनजातीय विकास और समाज कल्याण दोनों की मांगों पर चर्चा है। आपने खुद ने भी पार्टिसिपेंट किया इसमें, तो कैसा माहौल सदन का कहा जाए, क्या चूक है, क्या कुछ खासियत है? अभी आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जनजातीय क्षेत्रीय विकास और सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय, और इसकी आज देश को, प्रदेश को बहुत बड़ी जरूरत है। और वास्तव में इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा और संविधान के अंदर व्यवस्थाएं की कि हर जाति हर धर्म के लोगों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा, किसी भी जाति किसी भी धर्म के साथ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, उन व्यवस्थाओं को लागू करने का काम यदि किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। लेकिन पिछले 10 सालों से, जब से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद इसमें बहुत सारे व्यवधान है वो हुए हैं। और जो सामाजिक न्याय की बात है, सामाजिक बदलाव की बात है या संविधान की बात है, उसके अंदर बहुत सा बदलाव इन लोगों ने किए है और संविधान को यानी आज बचाने की जरूरत है। आज सारा का सारा सिस्टम है वो पीपीपी मोड पे दिया जा रहा है, और जब पीपीपी मोड पे कोई भी सिस्टम, कोई भी व्यवस्था जाएगी तो उसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। अभी जैसे छबड़ा का थर्मल प्लांट है उसको जॉइंट वेंचर के नाम से दिया जा रहा है, या और ही बिजली की टोटल व्यवस्थाओं को यानी ये को लोग पीपीपी मोड पे दे रहे हैं। पहले जब 2013 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब राजस्थान के अंदर थी तो आपको याद होगा कि सरकारी स्कूलों को पीपीपी मोड पर देने की व्यवस्था की गई थी, जिनमें 2 स्कूल शहर के और 2 ग्रामीण के तय किए गए थे, और 2 जो शहर के स्कूल थे वो दोनों के दोनों मेरे सूरतगढ़ के थे। और आपको जान करके बड़ा दुख होगा कि वो दोनों स्कूल ऐसे थे जो बिल्कुल जिनकी स्ट्रेंथ टॉप की थी। और इसी तरह से स्वास्थ्य जो विभाग है उसके कुछ आपके उनको उप स्वास्थ्य केंद्रों को दिया गया। तो इस तरह से इनकी हमेशा से मनसा रहती है कि पूंजीपतियों को किस तरह से लाभ दे, पूंजीपतियों को किस तरह से लाभ पहुंचाया जावे। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से गरीब के हित की बात, दलित के हित की बात, पिछड़े के हित की बात की है और वो जारी रहेगी। अभी महेंद्र जी ने एक आरोप लगाया है कि जो कमियां हाउस में गिनाई जा रही हैं वो कांग्रेस के वक्त की हैं। भाई सेंटर के अंदर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और राजस्थान के अंदर भी 1.25 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए, और 1.25 साल के बाद भी आज भी यदि कांग्रेस इनके पीछे पड़ी हुई है तो फिर इनको छोड़ करके और कहीं चले जाना चाहिए। जब 1.25 साल के बाद भी व्यवस्थाओं को नहीं सुधार पा रहे, आज भी जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इसके अंदर देश के अंदर लागू है, और फिर भी आज भी जो दलित दुल्ला है उसको घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। मेरे ख्याल में इससे बुरी बात है वो राजस्थान के लिए हो नहीं सकती। और विशेष तौर से जो छात्रावास है उनकी हालात क्या है, ये छात्रावासों की हालात जाकर के देखें। पिछला बजट हो गया, अब बजट हो गया, छात्रावासों के अंदर कितने इन्होंने सीटें बढ़ाने का काम किया है, छात्रावासों के अंदर कितने है वो और नई सुविधाएं देने का काम इन लोगों ने किया है। तो इन पर कोई बातचीत है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ घुमा फिरा करके बातों को कहने के आदी हैं और वो कहने का काम इनका है। चलिए मैं वापस आ रहा हूं थावर जी आपके पास में, लेकिन महेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। महेंद्र जी, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा किया गया है और कांग्रेस लगातार ये बात कर रही है कि अब तो 1.25 साल हो चुका आपकी सरकार को, अब तो कांग्रेस पे ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, अगर कहीं गलती है तो स्वीकार करनी चाहिए, कांग्रेस का आरोप है। हाउस में भी कई सदस्यों ने बात कही। देखिए, कानून के बारे में बात की जाए तो आपको आंकड़ों से पता चल जाएगा कि कितना आंकड़ा, खास करिए क्योंकि कानून की बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि समाज कल्याण से जुड़ा मुद्दा भी, अभी जैसे इन्होंने कहा कि घोड़ी पे भी अभी दूल्हों को उतार दिया जाता है। देखिए, इनके कार्यकाल में कितनी जगह घोड़ी पे दूल्हों को उतारा गया, इन्होंने कानून में कितना उनको राहत मिली है या सबको पता है। आपका छोटा सा उदाहरण थाना गाजी का बता दें कि एक दलित महिला के साथ दुराचार हुआ और उसको सरकार ने कितने दिनों तक उसके साथ दुराचार को दबाए रखा। जब बड़ा आंदोलन हुआ, बड़े उसको आंदोलन के बाद नेता लोग पहुंच गए बड़े दबाव में, यहाँ की गहलोत सरकार ने बाद में उसको FIR दर्ज की गई। तो ये कानून कहाँ दलितों की सेवा करने वाले दलितों को तो दबा के कुचलते हैं और केवल वोट बैंक के रूप में काम लेते हैं। और आप आदिवासियों की बात हम करें तो देश के एक महिला को सबसे सर्वोच्च पद महामहिम द्रौपदी मुर्मू को
राष्ट्रपति बना के जो सम्मान दिया आदिवासियों को, जो कांग्रेस आज तक नहीं दे पाई, ऐसा काम ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि पार्टी लाइन से अलग हट करके बात है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं समाज में, देखिए सरकार कोई भी नहीं चाहती होगी कि किसी दलित दूल्हे को नीचे उतारा जाए या किसी दलित युवती या किसी आदिवासी महिला के साथ कोई रेप हो या उसके साथ किसी भी तरह की कोई घटना हो, कोई मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार का मुख्यमंत्री या मंत्री चाहता हो। यह एक सियासी मुद्दा हो सकता है, लेकिन ऐसे मुद्दों पे आपको लगता है कि राजनीति करने से ज्यादा जरूरत है कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सके? देखिए, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ऐसे मामले बड़े संवेदनशील है। अगर ऐसा कोई मुद्दा कहीं आ भी जाता है तो उसमें तत्काल कार्रवाई होती है, कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस के राज के आप मुद्दे देख लीजिए कि कई 7-7, 8-8 दिन तक ऐसे दलितों के साथ अत्याचार होने के बाद में उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उसको दबा लिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एक उदाहरण और अंतर आपको सामने नजर आएगा। चलिए, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा हमारे साथ में बीएपी से जुड़े हुए हैं थावर जी। थावरचंद जी, आपने सुना आदिवासी हो चाहे दलित हो, उनके ऊपर अत्याचार से जुड़ा मुद्दा भी, क्योंकि आज हाउस के अंदर समाज कल्याण का भी विषय है, इस पे राजनीति होती है कि सॉल्यूशन पे भी चर्चा होती है? पहले तो मैं एक और बात बताना चाहूंगा, जो 1500 करोड़ की बात है टीएडी विभाग की, तो टीएडी इस राजस्थान सरकार पहले स्पष्ट करे कि वास्तव में टीएडी विभाग को दे रखा है या फिर पूरे जनजातीय क्षेत्र के अंदर सारे विभागों में बांट रखा है, क्योंकि इसी विभाग के माध्यम से पीडब्ल्यू को इस्तेमाल कर रहा है, पंचायती राज इस्तेमाल कर रहा है, टीएडी विभाग इस्तेमाल कर रहा है। तो ये पहले तय करे कि वास्तव में टीएडी विभाग है या नहीं। दूसरी बात, ये जो एक घृणित मानसिकता जो है, वो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी की कोई धर्म नहीं होता, ये एक संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं जो हर एक समाज में पाए जाते हैं, और इस पे समाज भी पाबंद करे और एक हमारे साथ हमारे जैसे जनप्रतिनिधि भी ऐसी एक मिसाइल पैदा करे। क्योंकि कभी अक्सर होता है कि दलित के अंदर भी एक मन में होता है कि मैं घोड़ी लेके जाऊं तो ठाकुर के घर से होकर निकलूं, और ठाकुर के मन में भी होता है कि दलित कैसे चढ़ गया। तो दोनों की अलग अलग भावना है, दोनों को अपनी अपनी मन की भावना को बदलना चाहिए। जब ये देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी से हो या किसी और से हो, तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलकर लड़े थे इस देश के लिए। तो ये देश हमारा सबका है। धर्म का चश्मा उतार के देखेंगे तो हमारे अंदर इंसानियत नजर आएगी, और इंसानियत का चश्मा हमको लगाना चाहिए। जी, चलिए, जनजातीय क्षेत्र में कुछ पर्टिकुलर कुछ एरिया है जिसकी चर्चा भी चल रही है। मेरा पहले भी सवाल था ये आपसे, और कितनी गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। पिछले कुछ आपने खुद ने भी कुछ चार्जेज लगाए, कुछ बिस्किट के पैकेट और पेस्ट भी आपने दिखाई, क्या था पूरा मामला? ये जो टीएडी विभाग के माध्यम से जो हमारा इलाका है, वहां पर पढ़ने वाला बच्चा गरीब है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उसके लिए हॉस्टल संचालित है ताकि प्रतिभावान बच्चे वहां पढ़ सके। उसके बाद में जहां गांव में ऐसे इलाके हैं जहां पर पढ़ाई लिखाई का साधन नहीं है, स्कूल नहीं है, ऐसे में माहवारी चलाई जाती है। जो 14 वर्ष से पहले के बच्चे उन माहवारी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। परंतु आज विडंबना यह है कि इन हॉस्टलों के अंदर जो खाना बढ़ता है, बिस्किट बढ़ता है, दूध बढ़ता है, सब्जियां बढ़ती हैं, और उसके अलावा भी दरी, गद्दे, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें बढ़ती हैं। तो इनका बिल जो है उपभोक्ता भंडार पर लिया जाता है, वहां से लिया जाता है, लेकिन उपभोक्ता भंडार भी गड़बड़ में है। तो क्योंकि उन्होंने, ये मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये जीरा है, ये जो भुगतान है, ये ब्रश है, ये जो अलग अलग डूंगरपुर की दरें अलग मिलेगी, उदयपुर की अलग मिलेगी, प्रतापगढ़ की अलग मिलेगी, और इसकी जांच भी चल रही है, जिसमें भी पाया गया है कि वास्तव में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो आखिर आदिवासियों के बच्चे, कल परसों अखबार में आया था कि गरीबों का निवाला खा गए, तो आज गरीबों का अनाज खा गए, गरीबों की छोटे छोटे बच्चों का, जैसे बच्चों की माहवारी के पोए खा गए, कचौरी खा गए, जो टूथपेस्ट खा गए, साबुन खा गए। तो इतना भ्रष्ट और भ्रष्टाचार जो चल रहा है। जी, देखिए, जिस बेल्ट से आप आते हैं वहां का विधायक हैं, और आप काफी लंबे समय से छात्र राजनीति के वक्त से ही वहां पे काफी संघर्ष भी कर रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि चले पार्टी लाइन से अलग हट करके, बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि प्रदेश की 7.5 करोड़ से अधिक की आबादी की आवाज यहाँ उठा रहे हैं, उसका चेहरा बन करके बैठे हुए हैं। पहली डिमांड है, मैं आप सभी से राजनीति लाइन से अलग हट करके चाहूंगा कि होना क्या चाहिए, होना नहीं होना है तो सरकार तय करेगी, लेकिन आप अपने स्तर पर जनता के बीच जाएंगे, सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना आपको, इस हाउस में आप ईमानदारी से अपनी निष्ठा के साथ ये बात करने की शपथ आपने ली है, तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन वास्तव में होना क्या चाहिए कि हाँ एटलीस्ट ये काम तो हो, इसकी घोषणा होनी चाहिए और ये खामियां इन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमारे इलाके के अंदर
वो लोग जो हमारे इलाके से पढ़कर नौजवान निकला हुआ है वो ही अधिकारी लगे, ताकि वो वहाँ के स्थिति को, हालात को जानता है तो अपनी ईमानदारी से कार्य करेगा। दूसरी बात, वहाँ पर टीएडी विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि आप लोग जो 1500 करोड़ 1750 करोड़ की घोषणा करे हो तो एक टीएडी विभाग का अलग बोर्ड बनाए। टीएससी ट्राइबल एडवाइजर जो कमेटी है, पूर्व में हमारे प्रतापगढ़ के जनजाति मंत्री नंदलाल जी हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया था। जो कैबिनेट का स्वतंत्र प्रभार जिसके पास है वो होता है। लेकिन आज हमारे इलाके की समस्या क्या है हम लोग जानते हैं, हमारे इलाके का वातावरण क्या हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी इस पर ट्राइबल एडवाइजर कमेटी के अध्यक्ष बन के बैठे हैं, तो मुख्यमंत्री जी सलाह किससे लेंगे और सलाह किसको देंगे? तो इसलिए ट्राइबल एडवाइजर कमेटी का अध्यक्ष भी हमारा होना चाहिए, ताकि हमको पता चल सके कहाँ पर किस रूप से खर्चा करना है। और दूसरी बात, आपने एकलव्य मॉडल स्कूल खोले, उसके अलावा आपको हर एक ब्लॉक के अंदर ऐसे कोचिंग सेंटर खोलने चाहिए जो हमारे नौजवान बाहर पढ़ सके। उसके अलावा पलायन को रोकने के लिए अलग अलग योजनाओं को धरातल पर ईमानदारी से लागू करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका यहाँ पर स्वच्छ परियोजना मिशन के अंदर कोऑर्डिनेट से लगाकर पंचायत स्तर का जो कार्मिक लगा हुआ है वो आज पूर्वी दक्षिणी राजस्थान के अलावा दूसरी जगह से लगे और आपके कार्यकर्ता लगे हैं, तो कैसे ईमानदारी से काम करेंगे? ऐसे लोग होने चाहिए जो धरातल पे वास्तव में मनसा रखते हैं और काम। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश करती है कि सही लोग लगे, उन्हें सेवा के लिए लगाया जाता है। अगर वहां पे लगाया जाएगा तो फिर कोई कहेगा कि तो उस पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारे पास लिस्ट भी है, हमारे पास लिस्ट के अलावा भी उस इलाके की खबरों, अखबारों की खबरें भी है कि वहां पर जो ये भाजपा के नेता हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं वो लोग लग रहे हैं, तो उनको तो सरकार का डर नहीं रहेगा तो कैसे वो काम करेगा ईमानदारी से? ये सारी चीजें हैं। थावरचंद जी, अगर मान लो आपसे राय लेकर के कहा जाएगा, आप भी अगर कमेटी के मेंबर बनेंगे या हैं, तो ये आरोप लगेगा कि बीएपी के कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया। ना, ऐसा नहीं होगा। मेरे पास ही नहीं, हम जब लोग हैं तो हर एक नौजवान हमारा एक कार्यकर्ता के रूप में है, और हर एक नौजवान में हम ये लगते हैं कि जो काबिल है, जो मेहनती है, जो संघर्ष करेगा धरातल पे, हम लोग उससे मौका देंगे। उसे चयनित प्रक्रिया होगी। तो आज हॉस्टलों के अंदर एक प्रावधान है, 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, तो उनके लिए अलग से भर्ती प्रावधान करेंगे। लेकिन आज हॉस्टल के अंदर 14 साल 18 साल 20 साल तक एक ही वार्डन जमा हुआ है, तो उसको मालूम है, उसने हॉस्टल को अपना घर बना लिया है। मैं वापस आपके पास में आ रहा हूं, मैं डूंगर राम जी का रुख करना चाहूंगा। डूंगर राम जी, आपने एक सवाल खड़ा किया था और वास्तव में वाजिब सवाल है, बिल्कुल। ये महेंद्र जी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन वो आपके पाले में बोल डाल रहे हैं। समाज कल्याण की चर्चा चल रही है, हम आजादी के इतने साल बाद भी इक्वलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और इक्वलिटी हो नहीं रही। अगर सवाल खड़ा हो रहा तो इसका मतलब नहीं है। तो क्या ऐसी खामी रही है पार्टी लाइन से अलग हट करके भी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप? अलग बात है। मैंने अंदर भी कहा था और यहाँ कहना चाहता हूँ कि 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा को संविधान भेंट किया, उस समय उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे लागू करने वाले लोगों की नीयत यदि साफ नहीं है तो वो बुरे से बुरा संविधान साबित हो सकता है। अभी आज पर्ची के माध्यम से पटवारी की जो सीधी भर्ती है 2025 की, उस पर मुझे बोलने का मौका मिला, और उसके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है, उस आरक्षण को ये पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? ये व्यवस्था क्यों नहीं दी? क्या जो जिन अधिकारियों ने उस आरक्षण की व्यवस्था को पूरा नहीं किया? जब आप 16% एससी का रिजर्वेशन है कि नहीं है, तो 12% एसटी का रिजर्वेशन है या नहीं है, 21% ओबीसी का रिजर्वेशन है या नहीं है, और 1733 सीटें हैं। तो जितनी सीटें हैं ये तो गणित है। अब इस गणित में क्यों फेल हो रहे हो आप लोग, ये बताओ। और कोई बात नहीं है। जब इस गणित जो है, गणित तो कोई कम ज्यादा कर नहीं सकता। ये तो नहीं बस 2 2 2 5 हो जाएंगे, 3 और 3 8 हो जाएंगे, ये तो कोई कह नहीं सकता। तो 1733 सीटों के अंदर जो 12% एसटी का, 16% एससी का और 21% ओबीसी का जो आरक्षण है, वो पूरा क्यों नहीं कर रहे? किस अधिकारियों ने उसको पूरा नहीं किया? किस अधिकारी ने ये विज्ञप्ति निकाली? कौन अधिकारी उसका दोषी है? तो क्या सरकार उस दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या इसकी दोबारा प्रेस विज्ञप्ति निकालेगी? इसके बारे में स्पष्ट है वो, यानी इनकी नियति साफ नहीं है, झलकता है। जी चलिए, एक सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा ताना बाना है कि जैसे आपने भी सवाल उठाया कि घोड़ी पे दूल्हे को नहीं बैठने देते हैं। महेंद्र जी ने थानागाजी घटना से लेकर के और कई घटनाओं का भी जिक्र किया। देखिए, सरकार किसी पार्टी की तो रहेगी, कुछ लोग विपक्ष में भी आएंगे, कुछ सत्ता पक्ष के साथ भी रहेंगे, लेकिन मुद्दा यह है कि हम स्वर्णिम काल की ओर बात करें कि हम हमारी जुबली ऐसे अवसर पे मना रहे हैं, लेकिन अमृत काल का वक्त है ये। मोदी जी भी इसका जिक्र करते हैं, लेकिन अभी भी हम ये उलझे हुए हैं कि उसको घोड़ी पे नहीं बैठने दिया गया उसमें, और जाति को आधार बनाते हैं अपराध में भी। ऐसा क्यों?
देखो ये जो घटनाएं हैं वो जाति के आधार पर ही हो रही हैं। यदि जाति आधार नहीं हो तो जाति के आधार पर होने वाली घटना नहीं हो तो उन घटनाओं को जाति के आधार पर नहीं बनाया जाता। जब जाति के आधार पर ही कोई घटना होगी तो उसको तो जाति आधार बनेगी, वो अपने आप बनेगी, मेरे बनाने से या और किसी के बनाने या नहीं बनाने से। घोड़ी का जिक्र है, लेकिन कहीं पे किसी के साथ में रेप हो जाता है, किसी के साथ में और दूसरी तरह की घटना होती है, तो हम उसको भी जाति से जोड़ते हैं। उसमें देखो उसमें अलग मेंटलिटी है। वो तो है कि इस अपराध करने वाले की मेंटलिटी क्या है, अपराध करने वाले की नीति क्या है, उस पर है वो देखा जाता है। हर अपराध को एक श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए ये जो घटना है, मैं कह रहा हूं कि पटवारी वाली जो घटना है, इस पर कोई सरकार का कौन आदमी जवाब देगा, इस गणित को कौन है वो कंप्लीट करेगा, ये कोई बताए। चलिए मैं महेंद्र जी के पास में जाना चाहता हूं। महेंद्र जी, आरक्षण का जो विषय है वो भी समाज कल्याण से जुड़ा हुआ ही है। अभी इन्होंने कहा कि जो भर्तियां हैं उनमें कई विसंगति आती हैं, कोई दूर नहीं करता उसे। देखिए, मैंने अभी पूर्व में कहा था कि राजस्थान की भजनलाल सरकार हर मुद्दे पे पारदर्शिता से काम करती है और ऐसी कोई विसंगति नहीं है जिसमें ये आप आरोप लगाते। आरोप लगाना, सर आपको इतना वक्त मिला था, आपके टाइम जो विसंगतियां रही थी उनको आपने दूर क्यों नहीं किया? आज आप विसंगतियां ढूंढ रहे हैं। और फिर भी मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ऐसी कोई विसंगति होगी तो हमारी सरकार किसी प्रकार से इसमें कोताही नहीं बरतेगी। पहली बात, वो विसंगति है ही नहीं, और होगी तो उसमें दूर करेगी, इसमें कोई नो डाउट नहीं। महेंद्र जी देखिए, किसी भी राज्य में या किसी भी देश में राम राज्य नहीं है। कहीं ना कहीं खामियां रह सकती हैं, रहती भी हैं। पूरी तरह से तो बिल्कुल होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम सब लोग इंसान हैं, चूक भी हो सकती है, गलतियां भी हो सकती हैं। पार्टी लाइन से अलग हट करके, क्योंकि आप भी बोले हैं आज मुद्दे पर, और उन गिने चुने लोग जो हाउस में मुझे दिखाई दे रहे थे, मुझे लगता है कि आप सौभाग्यशाली हैं। तीनों ने बोलने का अवसर लिया और हमारी भी इच्छा यही थी, जो हाउस में बोल रहे हैं उन्हीं सदस्यों को जन टीवी के प्लेटफॉर्म पर हम लेकर के आए। क्या कुछ ऐसी चीज लगती है आपको कि वास्तव में समाज हित में, प्रदेश हित में, देश हित में उठाया जाना चाहिए, जो आपने उठाई हो कि समाज कल्याण में या जनजातीय विकास में ये होना चाहिए? देखिए, सरकार समाज कल्याण के मामले में जो अच्छे नवाचार जो योजना लेके आ रही है, वो आज से पहले ऐसी योजना थी नहीं। वो तो बात सही। आपको भी कुछ लगता है कि हाँ कुछ चीजें ये भी होनी चाहिए? नहीं, जो हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, सरकार कर रही है, कोई आवश्यकता नहीं महसूस हो? नहीं, अच्छी हो रही है ना, बहुत अच्छा हो रही है। जमीनी स्तर पे काम हो रहा है, उनका जो पैसा जो पूरा लग रहा है, और बजट हर बार उससे ज्यादा 1.5 गुना 2 गुना बजट देके और उसको जमीनी स्तर पे काम करके दिखा रहे हैं। 1 साल के अंदर सरकार ने जो काम किया है वो आप सबको पता है कि इनका, कल हमारे मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दे रहे थे, डिप्टी सीएम साहब, तो वो अंतर आंकड़े बता रहे थे कि उन्होंने झूठे कहां से आंकड़े लेके आ गए, और जो आंकड़ों उन्होंने एक डिटो टू एक बात बताई, उन आंकड़ों से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी 1 साल में जो काम किया है उन्होंने 5 साल में काम नहीं किया। एक बात अभी थावरचंद जी ने एक बात कही कि जनजातीय क्षेत्र का विकास नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए जनजातियों का विकास हो। देखिए, ये देश किसी व्यक्ति के, किसी जाति के ऊपर नहीं चलता है। ये देश अखंड भारत है, अखंड राजस्थान है। ये समग्र विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास ही चलता है। हम सबको साथ लेके चलेंगे। हम जो भी भाई है, चाहे मैं आज एक एसटी समुदाय से आता हूँ, हम सबको मिलकर साथ लेके काम करना है, क्योंकि हमें देश का विकास करना है। और जो मोदी जी का सपना 2047 का, उसको विकसित राजस्थान और विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाना है। अभी आपने सुना महेंद्र जी ने कहा कि पूरा देश सबका है, किसी एक जाति या कौम के विकास की बात नहीं हो सकती है, तो अखंड भारत की बात होनी चाहिए। जी, ये मैं मानता हूं कि मेरे हिस्से की लड़ाई होगी तो मैं किसी ओबीसी जनरल से नहीं मांगूंगा, सरकार से मांगूंगा। यदि ओबीसी और जनरल की कोई लड़ाई होगी तब भी सरकार से मांगेंगे। लेकिन आज तक घसीटा किसको गया? आदिवासी दलित को। आज तक घोड़ी से किसको उतारा गया? आदिवासी दलित को। आज तक मूछे रखने पर किसको मारा गया? आदिवासी दलित को। आज तक मटका पानी छूने से किसको मारा गया? दलित को। आज तक किसी पिकअप के किसी सर के ऊपर मुता किसके गया? आदिवासी के ऊपर। तो फिर आप कैसे बात कर सकते हो कि जनजाति का विकास नहीं होना चाहिए? जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक ये अत्याचार नहीं रुकेंगे, तब तक हम इस तरह की समानता की बात नहीं कर सकते। थावरचंद जी, आपको लगता है कि विकास का एजेंडा लिटरेसी होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए? अगर शिक्षित होगा तो मुझे लगता है कि तमाम चीजें अपने आप दूर होंगी। एक समझ पैदा करने की आवश्यकता है। सबसे पहले ये बात जरूरी है, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर धर्म की विविधता नहीं होनी चाहिए। आप किसी एक धर्म को अगर बढ़ावा दे रहे हो तो पहली मानसिकता बच्चे की उठते ही वही हो जाएगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कंट्रोवर्सी होगी।
तो यहाँ पर सिर्फ शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मानवता को सिखाए और मानव धर्म को सिखाए, इंसानियत को जिंदा रखे। वो अगर पनपता है तो आने वाले समय में इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं होगी। चलिए, मैं आपके पास में आना चाहूंगा डूंगर जी। मैं वो पंक्तियां भी आपसे सुनना चाहूंगा जो आपने हाउस में सुनाई है। गुरु रविदास जी ने जाति पांति के बारे में क्यों कहा आपने, ये जिक्र क्यों किया? क्या मैंने संदर्भ? इसलिए कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के पीछे जो उनका मंतव्य था, उन्होंने जिन महापुरुषों से लेकर के और जो व्यवस्थाएं देखी, उन्होंने गुरु कबीर साहब से, गुरु रविदास जी ने कहा, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानवता को खाते रहे दास जात के रोग। इसी तरह से धल्ला जाट, सजना कसाई, गुरु नामदेव छिंपा, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, महात्मा ज्योतिबा फुले, प्यारिया रामा स्वामी नायकर, नारायणा गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने इस देश के अंदर सामाजिक व्यवस्था में बदलाव की लड़ाई लड़ी। तो उसी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव का जो उनकी शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं को लिपिबद्ध करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर किया। इसलिए संविधान के अंदर हर जाति हर धर्म के लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, हर जाति हर धर्म के लोगों को जाति और धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, ऐसी व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर की। इसलिए इन महापुरुषों का और इन महापुरुषों की शिक्षाओं का जिक्र है वो किया गया। चलिए, धन्यवाद। मैं एक छोटा सा बस 30 सेकंड का वक्त और लूंगा आप लोगों से। मैं देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, आप लोगों को भी पीड़ा होगी, क्यों मुझे खुद को इस बात की पीड़ा है। मैं जब हाउस में कवरेज के लिए मैं बैठा हुआ था तो कोरम भी पूरा नहीं हो पा रहा था और मुद्दा उठाया गया वहां पे। तो क्या लगता है आपको कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है और कोरम पूरा नहीं है, पीड़ा है किसी को? बिल्कुल ये पीड़ा है। सभी साथियों को उस टाइम रहना चाहिए जब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास और सामाजिक न्याय का, अधिकारिता का मुद्दा जब सदन के अंदर चल रहा है, तो सभी साथियों को अंदर है वो मौजूद रहना चाहिए। यदि कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो वो गंभीर बात है, चाहे वो किसी के लिए। बिल्कुल, थावरचंद जी आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए, डिमांड्स की बात है, पहली बार आप विधायक बने हैं, हाउस का कोरम बड़ी पीड़ा होनी चाहिए पूरे प्रदेश की, क्योंकि वो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि एक करके विधायक निकलते जा रहे हैं और मैं आभार भी जताऊंगा आप लोगों का जो वास्तव में बोलने के लिए ही नहीं रुके। आप लोग हाउस के साथ अभी भी कंटिन्यू बने हुए हैं और वापस जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो क्या वास्तव में इस पे कुछ होना चाहिए? क्योंकि देखिए, इसमें लगाम की बात नहीं है, ये तो प्रोटोकॉल और खुद को समझने की बात है कि हाउस का इतनी कीमती समय और हम उसमें बात करके निकल रहे हैं। सबसे बड़े मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरी विधानसभा की जनता और वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत से मैं यहाँ आया और इस सदन के अंदर आकर बैठना हर किसी का एक सपना होता है और 8 करोड़ में से सिर्फ 200 लोग यहाँ बैठते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात ये कह सकता हूं मैं कि आज सबसे महत्वपूर्ण जनजाति पर बोलने का था, सामाजिक कल्याण पर बोलने का मामला था। तो हम ये सोचते हैं कि सदन के अंदर दोनों और अन्य दल के लोग भी बैठे थे, क्या उनके आदिवासियों के प्रति, दलित के प्रति कैसी मानसिकता है कि गिने चुने लोग हैं जो इस दलित और आदिवासियों के लिए लड़ना चाहते हैं, या फिर आप नहीं चाहते हो कि हमारे साथ लड़े और लड़ना चाहते हो, कुछ समाधान निकालना चाहते हो तो हमारे साथ बैठना चाहिए। हमारे पुरखों की विरासत को संजो के रखने की बात करते हो, बिरसा मुंडा के साथ फोटो खिंचाने से कोई आदिवासी का हितैषी नहीं बनता, आदिवासी इलाके के साथ में दलित के घर खाना खाने से कोई आदिवासी हितैषी नहीं बनता। जबकि आप दलित को सुनोगे, आदिवासियों की पीड़ा को सुनोगे, उनको समझोगे तो आगे ले जाओगे, तो इसका समाधान कर पाओगे। महेंद्र जी आपके पास में बस आखिरी सवाल लूंगा मैं। देखिए, ये बात पार्टी का नहीं है, पार्टी का विषय भी नहीं है, लेकिन कोरम पूरा नहीं होना हाउस का, आपको लगता है कि तो डिमांड्स का पहला दिन ही है, अभी 12 तारीख तक चलेंगे ये, तो या हाउस में वास्तव में लोगों को रुकना चाहिए? देखो, हमारे तो सब लोग रुक रहे हैं, अब सरकार विपक्ष वाले भग गए, उसमें क्या करें हम, वो चले गए। कल भी जब हम बजट की बात आ रही थी तो कोई रुका ही नहीं था, तो हमारे सब लोग, आरोप आप पे लग रहा है कि सरकार की ओर से कोरम ही पूरा नहीं है, तो वो विपक्ष वाले भग गए, हम तो सब यही कह रहे हैं, यही है, हम यही चल रहे हैं, यही सब बैठे यही काम कर रहे हैं, यही। महेंद्र जी बेंच है तो खाली दोनों तरफ से ही दिख रही है। नहीं है, अंदर ये सब लोग यही है, हाउस में रुकना चाहिए, हाउस में ही है, कहीं नहीं गए, यहीं पर है। चलिए, अच्छी बात है, अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक पीड़ा की बात है कि सदन में कोरम भी पूरा ना हो और एक इतने इंपॉर्टेंट विषय पे चर्चा चल रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब भी डिमांड्स पे चर्चा होगी तो सभी दलों के नेता अपने साथियों को ताकीद करेंगे कि हाउस में पूरे समय रहें। खैर, चलिए, अपनी अपनी बातें रखिए और हम तीनों जो हमारे यहाँ पे जो विधायक मेहमान के रूप में हमारे साथ जन टीवी के साथ में जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।